वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं वेद शुक्ला, आपका दोस्त, एजुकेटर, गाइड और मेंटर, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ इंडिया के लार्जेस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जैसा कि हम अपनी हर क्लास की शुरुआत में चंद बातें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड करते हैं, उसके बाद अपने विषय और विषय से जुड़े टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज की शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे। अनअकैडमी क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सब्सक्राइब नाउ। About me, it's me, Ved Shukla, delivering my lecture according to requirement, conceptually exam oriented through strategic analysis. I will help students achieve their goals. इस वक्त अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर दिया जा रहा है। ये 24+3 का कॉम्बो ऑफर है जो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिहाज से दिया जा रहा है। इस मेगा ऑफर के पीछे जो कारण है वो ये है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण परीक्षाएं एक बार फिर से अनिश्चित हैं और शहरों में लॉकडाउन शुरू हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आपकी तैयारी को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाते रहने के लिए ये ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकेंगे। प्लेटफॉर्म पर फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के तहत जिसकी पहली रैंक होगी उसे 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन 1 ईयर प्लस फ्री सब्सक्रिप्शन। जिसकी सेकंड से थर्ड रैंक होगी वो 50% स्कॉलरशिप पाएगा ऑन 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन। जिसकी रैंक फोर्थ से 25th होगी, यानी चौथी से 25वीं रैंक तक के स्टूडेंट्स 25% स्कॉलरशिप पाएंगे 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिहाज से। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टेस्ट में जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 का, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स का होगा। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 की माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। याद रखें, लर्नर्स विद एक्टिव सब्सक्रिप्शंस आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, यानी जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेकर के, उनके लिए ये ऑफर नहीं। प्लेटफॉर्म पर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये फ्री टेस्ट उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा निर्मित किया गया है। टेस्ट की टाइमिंग है रात 8 बजे और टेस्ट का डिस्कशन ठीक आधे घंटे बाद रात 8:30 बजे किया जाता है। लेकिन मंगलवार की बात करें तो ये टेस्ट होता है 7:30 बजे और डिस्कशन आधे घंटे बाद 8 बजे। मंडे इकोनॉमी टेस्ट बाय मुकेश सर, ट्यूसडे ज्योग्राफी बाय नवाजिश सर, वेडनेसडे करंट अफेयर बाय धनंजय सर, थर्सडे पॉलिटी टेस्ट बाय गौरव शुक्ला सर, फ्राइडे हिंदी टेस्ट बाय अमरनाथ सर। प्लस फीचर्स की कुछ खूबियों को अगर हम देखें तो लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। यहाँ आप अपने मन पसंदीदा शिक्षक से, इंडिया के बेस्ट शिक्षक से अपनी कंफर्ट जोन में रहकर, अपने घर पर रहकर तैयारी कर सकते हो। और पैंडेमिक के दौरान ये आपके लिए उपलब्ध सबसे बड़ी सहूलियत और सुविधा है कि आप अपने घर में रह करके बगैर किसी रिस्क के अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपकी पहुंच सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज तक हो जाती है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर, बेहतरीन फैकल्टी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको यहाँ कंप्लीट सिलेबस उपलब्ध कराया जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े में बिखरी बिखरी तैयारी नहीं, जो कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खामी है। यहाँ हम इन बातों से उबर कर इससे कहीं आगे जा करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके लिए सबसे पहले तो सिलेबस को डिजाइन करते हैं, यूनिट वाइज सिलेबस को बांटते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज बांटने के बाद एक एक यूनिट के टॉपिक भी डिसाइड करते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस और संभावित प्रश्नों पर बात करने के बाद टॉपिक की डिटेलिंग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री से लेकर इंटरव्यू तक का सिलसिला, और वो सारी जरूरतें आपकी इस प्लेटफॉर्म पर पूरी होती हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अटेंड किए जाते हैं, यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान किसी विषय या विषय से जुड़े किसी टॉपिक को लेकर अगर आपके मन में डाउट है तो उसका समाधान भी आप पा सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके जरिए आप इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि तैयारी आपकी किस दिशा में जा रही है, आप कंपटीशन में कहां ठहरते हैं, अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा आपकी स्थिति क्या है, और साथ ही टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक से बच करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराना, समय समय पर आंसर राइटिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करना, मेंटरशिप और गाइडेंस तो कदम कदम पर उपलब्ध होती है। ये सब आपको उपलब्ध है प्लस फीचर्स पर। प्रगति यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 के लिहाज से प्लस टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे। साथ ही और अन्य बैच कोर्सेज की अगर हम बात करें तो विजय पथ शीर्षक से जीएस पेपर थर्ड के लिए आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021 को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है।
ये बैच 12 जून से चल रहा है। सारथी शीर्षक से यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2021 बैच कोर्स जो प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड बैच है 15 जून से स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपका इरादा भी एक अदद सीट सुरक्षित करने का है और चूंकि आप जानते हैं कि इस बार 7.5 लाख के आसपास प्रीलिम्स में फॉर्म पड़े हैं, इस वजह से सिंसियरली प्रिपरेशन की आवश्यकता है प्री को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे का सफर तो इसी से होकर बढ़ेगा। ठीक है, तो 15 जून से स्टार्ट हुए इस बैच को ज्वाइन करें, अभी देर नहीं हुई, और अपने सपनों के सफर में आगे बढ़ें। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 12 मंथ्स के लिए ये प्री कम मेंस का बैच है। और अगर आपका भी इरादा 2022 में अपने लिए एक सम्मानजनक पीसीएस में सीट सुरक्षित करने का है, तो ये बैच आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, जो 16 जून से स्टार्ट हुआ है। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्सेज ऑन वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स। एक सब्सक्रिप्शन से आपकी पहुंच इन सभी एग्जाम तक हो सकती है, सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको 10% छूट की रियायत भी दी जाती है सुविधा, और ये सुविधा आप हासिल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड को यूज करके। माय रेफरल कोड इज वेदेस10। इसे यूज करने की स्थिति में किसी भी सब्सक्रिप्शन फी पर आप 10% छूट पा सकते हैं। मसलन अगर 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं जो कि फीस है 1400, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट ये 1260। 1 ईयर की जो कि फीस है 7000, 10% छूट के बाद 6300। 2 ईयर के लिए जो फीस 8400, वो 10% छूट के बाद 7560 हो जाती है। सो यूज माई रेफरल कोड एंड गेट डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप सभी लर्नर्स के लिए लाया है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए मेगा कॉम्बो ऑफर, जो 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ आपको तैयारी करने का अवसर देता है, चाहे वो एमपीपीएससी और व्यापम हो, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस हो, या फिर बीपीएससी ही क्यों ना हो। सो अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और अन्य वैल्यूएबल ऑफर्स के लिए अनअकैडमी को। दिस इज योर अनअकैडमी। ये तो अनअकैडमी से जुड़ी चंद बातें हुई, उस पर उपलब्ध बैचेज, उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं, सहूलियतों से आपने परिचय प्राप्त किया। और अगर अभी तक आपने प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फैसला नहीं किया, तो बगैर देर किए जल्द से जल्द इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, और उन हजारों सफल छात्रों के जो है कतार में खड़े हुए जो प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय और विषय से जुड़ा आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था को पढ़ने के क्रम में हमने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हमें पढ़ना तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पढ़ना है राज व्यवस्था की दृष्टि से, यानी संविधान के वो प्रावधान जो हमें एक बेहतर समझ दे सकते हैं शासन व्यवस्था को लेकर के। हम उन प्रावधानों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया, 5 यूनिट में सिलेबस को बांटा और एक एक टॉपिक डिसाइड किए। आज की स्थिति में हम ये बता सकते हैं कि सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ाने के क्रम में हमें कितने कदम चलना है। और मान लीजिए हम ये तय करने में सक्षम हो गए, तो हमें पता है कि आज अगर 4 कदम चल लेते हैं और रात में जब बिस्तर पर जा रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि 4 के बाद अब अगर 100 कदम थे तो हमें 96 और चलने। इस तरीके से हमारी पढ़ाई जो एक दिशा को पाती है, और उस दिशा पर चल करके हम लगातार अपना इवैल्यूएशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कशन किया, और फिर हमने जो है इससे पहले कि हम सिलेबस स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट करने, हमने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी किया। और कुछ 10-12 प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सके कि कैसे जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रेंड चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न कैसे बदल रहा है, और एग्जाम के हिसाब से खुद को कैसे जो है ढालना होगा। ये सब तय करने के बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किए हैं। उसी क्रम में आज का टॉपिक है भारत का प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बने रहिए। भारत का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइए शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत में 2 तरह के प्रमुख का प्रावधान है। हमारी शासन व्यवस्था 2 तरह के प्रमुख की अवधारणा को स्पष्ट करती है। एक जिसे हम कहते हैं संवैधानिक प्रमुख, या जिसे हम सैद्धांतिक प्रमुख भी कहते हैं, और दूसरा जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक प्रमुख, या जिसे हम वास्तविक प्रमुख भी कहते हैं। भारत के संविधान ने संवैधानिक प्रमुख के तौर पर नियुक्त जो है भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया है, और वास्तविक या व्यवहारिक प्रमुख के तौर पर हम प्रधानमंत्री को देखते हैं। आइए देखें क्यों। देखिए, हम सभी जानते हैं, जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 52 वो आर्टिकल है जो राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक पी यानी प्रेसिडेंट होगा। तो अनुच्छेद 52 ने भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया और इसके ठीक बाद अनुच्छेद 53 ने राष्ट्रपति की पावर को लेकर के डायरेक्शन दिए और कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसमें राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ ही यह भी कहा कि जिसका इस्तेमाल वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की मदद से करेगा। मदद से करेगा। तो हमने देखा कि 52 ने कहा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 ने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ में यह भी कहा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल वह खुद भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की मदद से भी कर सकता है। तो ये जो इशारा है इस बात का कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, इसी इशारे के परिणाम स्वरूप भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक जो है जिम्मेदार कौन हुआ, भारत का प्रधानमंत्री हुआ, जिसके जरिए इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सभी शक्तियों का प्रयोग और उन शक्तियों का स्रोत कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि वो सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति को वो शक्तियां संविधान ने प्रदान की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है, चाहे कोई भी। परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक या वास्तविक प्रमुख होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के कारण राष्ट्रपति जहां संवैधानिक प्रमुख या सैद्धांतिक प्रमुख की स्थिति को प्राप्त करेगा, वहीं प्रधानमंत्री जो है वास्तविक या व्यवहारिक प्रमुख कहलाएगा। आइए जाने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के बारे में, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। यह कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) ने कहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किसे करेगा, बनाएगा प्रधानमंत्री, संसदीय व्यवस्था के अनुरूप रहते हुए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। एक बात यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि संविधान इस विषय पर कोई निर्देश नहीं देता। संविधान में ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ये बात भली भांति जानता है कि सिर्फ नियुक्त कर देने से बात बनने वाली नहीं है। उसे विश्वास मत भी हासिल करना होगा, और विश्वास मत तो तभी हासिल कर पाएगा जब वो बहुमत प्राप्त दल से जुड़ा हुआ हो। ऐसी स्थिति में व्यवहारता ये बात जो है अमल में आने लगी कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो बातें और स्पष्ट कर दी जाए यहां, जैसे मान लीजिए स्थिति ऐसी बनती है कि हम देख रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, लेकिन यहां एक बात स्पष्ट कर दी गई कि प्रधानमंत्री वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है, किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ते हुए वर्तमान स्थिति तो यह है कि वो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो राज्यसभा या लोकसभा में कहीं का सदस्य ना हो। लेकिन शर्त यह है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बनेगा जो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो प्रधानमंत्री
नियुक्त होने की तिथि से, नियुक्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, ये अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं कि व्यवहार में तो ये कहा जाता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और नॉर्मली ऐसा होता भी है। लेकिन आप ये भी जाने साथ ही में कि प्रधानमंत्री वो भी हो सकता है जो लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य हो, और वो भी हो सकता है जो राज्यसभा और लोकसभा में कहीं का सदस्य ना हो, लेकिन नियुक्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करे। कभी कभी स्थिति ऐसी भी होती है, कहा तो गया कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हुई कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को पीएम बना सकता है। हाँ, शर्त यह है कि पीएम बनने के 1 माह के अंदर उसे सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग तब करता है जब जो है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत हासिल ना हो। ऐसे में जो अपेक्षाकृत सबसे बड़ा राजनीतिक दल साबित होगा उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है उसके द्वारा, लेकिन नियुक्त प्रधानमंत्री 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल करेगा। वर्ष 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। यानी ऐसा व्यक्ति जो दोनों सदनों में कहीं का सदस्य नहीं, वो भी प्रधानमंत्री बन सकेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो यह आवश्यक है कि उसे लोकसभा सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो परंपरा तो ये कहती है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन संविधान इस विषय पर जो है स्पष्ट निर्देश देता है कि किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, और हम जानते भी कि भारत में ऐसा कई बार हुआ भी है, जैसे मनमोहन सिंह जी वो राज्यसभा सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट रखा जाए, अगर राज्यसभा सदस्य होते हुए वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो अगर कभी मतदान का इशू आएगा तो वो लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में मतदान करेंगे, क्योंकि सदस्य वो राज्यसभा के ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए देखें भारतीय प्रधानमंत्री की शपथ का प्रारूप क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखें, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त करता है। साथ ही भय, पक्षपात
या द्वैसाध के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का आश्वासन भी देता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री की शपथ का प्रारूप स्पष्ट उल्लेख करता है कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री हो वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की प्रतिज्ञा ग्रहण करे तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करे और इस बात का आश्वासन भी दे कि किसी भी प्रकार के भय, पक्षपात और द्वेष के बगैर वो संविधान और विधि के अनुसार सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। ठीक है, आइए देखिए प्रधानमंत्री की पदावधि। तो नॉर्मली भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ये इक्विवेलेंट होता है लोकसभा के कार्यकाल के, यानी एक आम चुनाव के पश्चात जो लोकसभा का कार्यकाल होगा वही भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी होगा। पर मजे की बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री पीएम अपना त्यागपत्र दे दे, तो पदावधि के पूर्व भी पीएम त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में याद रखिए कि समूची मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, समूची मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। न सिर्फ पीएम द्वारा त्यागपत्र देने की स्थिति में बल्कि उसकी मृत्यु, असामयिक मृत्यु की स्थिति में भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। तो वैसे तो आपने जाना कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के समकक्ष यानी किसी भी आम चुनाव के बाद 5 वर्ष तक होता है, लेकिन इस पदावधि के पूर्व भी पीएम त्यागपत्र अपना दे सकता है या फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका पद रिक्त हो सकता है। चाहे त्यागपत्र देने से पद रिक्त हो या मृत्यु के कारण, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद का बर्खास्त होना तय है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री के संदर्भ में है, किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद बर्खास्त नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन व भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद उत्तरदायित्व का पद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और उत्तरदायित्व का पद होने की वजह से उसे भी एक साधारण सांसद का ही वेतन भत्ता प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ और वेतन भत्तों का मसला उसके संसद सदस्य होने से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जुड़ने से नहीं। लेकिन इसके अलावा उसे अन्य खर्चों संबंधी भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, आइए देखें प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसके द्वारा संपादित प्रमुख कार्य कौन से हैं। वैसे तो संविधान प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं करता, यानी संविधान में पीएम की शक्ति का उल्लेख नहीं है। और हो भी क्यों, क्योंकि हम जान चुके हैं कि संविधान राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में तो बताता ही है, राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है और राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति को अपने अंदर धारित करता है और प्रधानमंत्री के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए प्रधानमंत्री की शक्तियों को आप राष्ट्रपति की शक्तियों के आलोक में देख सकते हैं। ठीक है, संविधान प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं करता, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। इसलिए व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा चूंकि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसकी शक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा में निहित शक्तियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। आइए देखें, सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो है हम इसके कार्य और शक्तियों की समीक्षा करेंगे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के संदर्भ में किन शक्तियों को धारित करता है। देखिए, सबसे पहले तो मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्यों की प्रगति को देखेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और बाद में प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री जिसे चाहता है उसकी सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उसे मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रालय के आवंटन का काम किया जा रहा है। मंत्रालय आवंटित करना ही नहीं बल्कि आवंटित मंत्रालय में अमुक व्यक्ति द्वारा संपादित कार्यों की निगरानी भी कौन करेगा, यही प्रधानमंत्री करेगा। साथ ही चूंकि वो मंत्रियों में प्रधान है, प्रधानमंत्री है, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता भी करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी मंत्रिपरिषद को देगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने
अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। उसकी नियुक्ति अगर उसका मंत्री की नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री के परामर्श से हुई है तो उस मंत्री को हटाने का परामर्श भी दिया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जो है किसी मंत्री को से उसका त्यागपत्र मांग सकता है और राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता हुआ उनके प्रधान की हैसियत से भारत के शासन व्यवस्था के संचालन में आवश्यक सभी नीतियों का निर्धारण करेगा। आइए देखिए राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां कौन सी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चूंकि उसमें निहित शक्तियों का ही इस्तेमाल राष्ट्रपति में निहित शक्तियों का ही इस्तेमाल प्रधानमंत्री करता है, इसलिए उसका ये कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन और विधान, ठीक है, यानी विधि विषयक सभी विषयों की जानकारी और प्रशासनिक जानकारी राष्ट्रपति को दे अगर राष्ट्रपति उन जानकारियों या उन सूचनाओं की मांग करे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा मांग किए जाने पर वो संघ के प्रशासन और विधि विषयक सूचनाओं को प्रेषित करे। ठीक है, ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखेगा। ठीक है, अगर कोई मंत्री किसी विषय विशेष पर नतीजे पर पहुंच गया है लेकिन मंत्रिपरिषद अभी उस पर विचार नहीं कर पाई है तो ऐसी स्थिति में कार्य को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति इस बात की अपेक्षा कर सकता है प्रधानमंत्री से कि वो उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत कराए और उस पर शीघ्र विचार किया जाए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी कराता है, जैसे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, तो प्रमुखता से देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इन सबकी नियुक्तियों में प्रधानमंत्री से परामर्श करता है। ठीक है, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की भूमिका को देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, वह राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। देखिए, सत्र के आह्वान और सत्रावसान का कार्य है राष्ट्रपति का। ठीक है, लेकिन इसके आह्वान और अवसान के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? हमारा प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, इसके अलावा वो लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। ठीक है, जब भी प्रधानमंत्री को ये लगे कि अब जो है नए चुनाव की आवश्यकता है और उस समय वो जो है लोकसभा के विघटन की सिफारिश किससे करेगा? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति उसकी सिफारिश को मांग करके लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। कार्यकाल के पूर्व भी, याद रहे, 5 वर्ष के पूर्व भी अगर प्रधानमंत्री ऐसा चाहे तो सिफारिश के द्वारा लोकसभा के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास भी करता है। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति भी अपनाता है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की अनाउंसमेंट करेगा। ऐसी स्थिति में जो है अगर विपक्ष द्वारा जो है कुछ वाजिब दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिसे अपनाना उसको ठीक लगता है तो उसे उचित मानने की स्थिति में उसे अपनी नीतियों में शामिल भी कर सकता है। लोकसभा में सभी विपक्षी दलों की बातों को सुनेगा और चूंकि लोकसभा का में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता की इच्छाओं के अनुरूप जनता की जो है जनता की मर्जी को ध्यान में रखते हुए जनता के प्रतिनिधि के द्वारा जो है दिए गए सुझावों को अगर आवश्यक समझता है तो अपनी नीतियों में शामिल करेगा। ठीक है, आइए कुछ अन्य शक्तियां और कार्य प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखें। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ वो राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है।
तो प्रधानमंत्री न सिर्फ नीति आयोग बल्कि इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास का समुचित अवसर प्रशस्त करता है। तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश का मुखिया, केंद्र सरकार का मुखिया होने के कारण राष्ट्र की विदेश नीतियों में भी जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर अपनी कार्यवाहियों का संपादन करता हुआ राष्ट्र के विकास का अवसर जो है के अवसर को विस्तार देता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है हमारा प्रधानमंत्री। आपातकाल के दौरान हम जानते हैं कि भारत में जो है तो यदि आपातकाल हो, और 3 प्रकार के आपात की संकल्पना है। एक राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की कल्पना की गई। दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, जिसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, जो वित्तीय व्यवस्थाओं में जो है तालमेल न बन पाने के कारण, अस्थिरता के कारण या वित्तीय स्थायित्व का खतरा उत्पन्न हो जाने के कारण लगाया जा सकता है। जब भी आपातकाल लगेगा, आपातकालीन स्थिति में जो है राजनीतिक स्तर पर सारा मैनेजमेंट और उस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? भारत के प्रधानमंत्री पर आ जाती है। जैसे कि 356 में राष्ट्रपति शासन देखे तो वहां तो राज्य की सरकार ही भंग हो जाती है और सभी गतिविधियों का संपादन संसद करती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। तो ये था भारत का प्रधानमंत्री, जिसे राष्ट्रपति के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में, अन्य गतिविधियों के संदर्भ में, नियुक्तियों के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हमने उसके प्रमुख कार्य और गतिविधियों का परिचय प्राप्त किया। अब आइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जानकारी हासिल करें। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसके गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा तथा यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने को बाध्य हो जाता है। तो चूंकि ये बात स्पष्ट कही गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, परामर्श शब्द जो है ये अपने स्वभाव में बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो स्वभावतः परामर्श बाध्यकारी नहीं होता, ये सुनने और मान वाले की मर्जी पर निर्भर करता है कि माने या ना माने। लेकिन यहाँ परामर्श को एक तरह से बाध्यकारी बनाने का प्रयास किया गया है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जनता के प्रतिनिधि के तौर पर किसी विषय का अगर परामर्श दे रही है तो उसके बात को मानने का जो है मार्ग प्रशस्त होना चाहिए था, और इसलिए राष्ट्रपति पर यह बाध्यता आरोपित की गई। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करने को बाध्य नजर आता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकता है कि दिए गए परामर्श को एक बार रिव्यू के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, लेकिन दोबारा विचार करके या बगैर विचार के अगर वही फिर से प्रस्ताव जाता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। तो गतिविधियों के संपादन में अगर मंत्री राष्ट्रपति को किसी तरीके का परामर्श दे रहे हैं तो ये परामर्श कभी भी न्यायालय के अंतर्गत जांच का विषय नहीं हो सकता। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अनुबंध भी करता है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ऐसा 75 में कहा गया। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया है, अधिकतम संख्या ये लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, कम हो सकती है लेकिन 15% से अधिक नहीं होगी, और इस बात का प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। ठीक है,
तो अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इससे कम की मंत्रिपरिषद में काम चलाया जा सकता है तो ज्यादा कुशल मंत्रिपरिषद कहलाएगी, जिसमें वर्कलोड भले ही थोड़ा बढ़ जाए पर कुशलता उसमें ज्यादा होगी, कार्यों में नतीजे पर पहुंचने और उसका अमल सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री को मदद मिलेगी। लेकिन अधिकतम जो है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। जाहिर तौर पर वो संसद सदस्य होने के नाते ही मंत्री पद पर है, और ऐसी स्थिति में अगर वो संसद सदस्य की ही योग्यता को धारित नहीं करता, किसी भी कारण से, चाहे दल बदल के आधार पर या किसी अन्य कारण से, अगर वो संसद सदस्य होने के अयोग्य घोषित हो जाएगा तो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य करार दिया जाएगा। देखिए, एक बात और ध्यान रखें यहाँ कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो एक बात जाने, अगर हम उत्तरदायित्व की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उत्तरदायित्व खास करके मंत्रिपरिषद के संदर्भ में दो तरीके का है। एक है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। किसी भी मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि इन सब ने मिलकर के जो है लोकसभा में रहते हुए शासन संचालन का जिम्मा खुद के ऊपर लिया है। ये इसलिए ये समूची लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। वो सब जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए इन्हें अपने कार्यों के लिए सबके प्रति उत्तरदायी होना होता है। जबकि मंत्रिपरिषद का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ये अपने विभाग के संदर्भ में होता है, जिस विभाग के वो मंत्री। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति। भले ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हुई हो, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के भाव से नहीं बने, ये जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के भाव से बने। ये बात याद रखें। आईएएस में 2 बार लगातार ये प्रश्न बना है प्रीलिम्स में। स्टेट कमीशन का भी ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? आप जान चुके हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और क्यों, ये भी जाना आपने। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो जिस तरह प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, वैसे अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को जिसको नियुक्त किया गया हो उसकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण कराई जाती है। कोई भी मंत्री जो लगातार 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। जैसा मैंने स्पष्ट किया था पहले भी कि अगर कोई मंत्री जो है लगातार 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं, ना तो राज्यसभा का ना लोकसभा का, तो जैसे ही ये 6 माह की अवधि पूरी होगी वो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। आइए देखें मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान है। सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है। ठीक है, साधारण परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति मंत्री कब होता है? जब वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हो। लेकिन कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित हो सकता है, तो उसे अगर होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। चर्चा हम कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हुए बगैर मंत्री पद पर आ गया हो तो 6 माह के भीतर उसे मंत्री पद संसद की किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाएगा। एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका कि वह सदस्य है। याद रखिएगा, मंत्री पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, विचार अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान वो वही करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। ठीक है, आइए देखिए मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और उनका वेतन के संदर्भ। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में वो कहता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखेगा, कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेगा, किसी भय, पक्षपात या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेगा। यानी प्रधानमंत्री की शपथ का प्रारूप हो या अन्य मंत्रियों की शपथ का प्रारूप हो, दोनों एक सरीखा आपको दिखेगा। दोनों ही अब संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के प्रति जो है शपथ लेंगे। दोनों ही भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन तथा भय और पक्षपात द्वेष के बगैर जो है संविधान और विधि के अनुसार सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर मंत्रिपरिषद की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखें, तो मंत्रियों की 3 श्रेणियां हमें दिखाई पड़ती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानें। कैबिनेट मंत्री सबसे पहले देखिए, अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, विदेश विदेश गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि प्रमुख जो है मंत्रालयों पर काबिज मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। मसलन कुछ प्रमुख विभाग जैसे गृह, रक्षा, वित्त और विदेश, ये मंत्रालय जो है इन मंत्रालयों को धारित करने वाले मंत्री वो कहलाएंगे कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। ठीक है, कैबिनेट मतलब देखिए शासन संबंधी महत्वपूर्ण लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्त संबंधी समिति, रक्षा मामलों की समिति, निवेश संबंधित समिति, और ये सभी समितियां अपने अपने क्षेत्रों में फैसलों को धारित करती हैं, फैसले लेती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के जो सभी प्रमुख निर्णय हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। समूची मंत्रिपरिषद की ना तो बैठक हमेशा हो पाती है, न समूची मंत्रिपरिषद की राय की शुमारी ही किसी फैसले के लिए की जाती है। कैबिनेट मंत्री जो कि प्रमुख मंत्री पद हैं, इन्हीं के द्वारा जो है सभी फैसले लिए जाएंगे। अब आते हैं राज्य मंत्री। देखिए, राज्य मंत्रियों के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आएंगे। एक वे जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ऐसे मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। ये किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार धारित करते हैं और उसकी सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरे वे मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में ये अपना कार्य करेंगे। ठीक है, सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। ठीक है, कैबिनेट की बैठक में भाग न लेने के बावजूद कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के तौर पर ये अपना जो है भूमिका का निर्वहन करते हैं, और इसके अलावा उन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है किसी भी मंत्रालय या विभाग को लेकर के। ठीक है, उपमंत्री ये तीसरे स्तर के मंत्री हैं। ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में पार्टिसिपेशन नहीं करते। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें मुख्यतः कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे, राज्य मंत्री या उप मंत्री उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही सभी प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। जब हम मंत्रिपरिषद देख रहे हैं, हमने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में जानकारी हासिल की है, तो यहीं पर हम जो है इन मंत्रियों की सहायता और सलाह के लिए नियुक्त संसदीय सचिव के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि इन्हें भी लगभग मंत्रियों के समान ही दर्जा प्राप्त है। आइए देखें, संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप में मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा गया, लेकिन इनका दर्जा मंत्रियों के समान होता है। इस बात को आप जानें, और इनकी जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो प्रशासनिक गतिविधियों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते नजर आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी यानी पार्लियामेंट सेक्रेटरी यानी संसदीय सचिव। ठीक है, चूंकि ये बात पहले से स्पष्ट कर दी गई है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, इसलिए उस बात को अमल में लाने के लिए उसका अतिक्रमण ना होने पाए, इस वजह से संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जो है ये मंत्रियों के समान दर्जा प्राप्त करके अपनी गतिविधियों का संपादन करते आपको नजर आएंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है किचन कैबिनेट का। हम सभी जान रहे थे, अभी देखा हमने कि लगभग सभी प्रमुख बैठकें जो है, प्रमुख फैसले वो जो है
मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं, बाकी मंत्रियों की भूमिका उसमें नहीं होती है। लेकिन उस कैबिनेट में भी एक किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, यानी आंतरिक कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। बार बार अच्छा हम कैबिनेट कैबिनेट का जिक्र कर रहे हैं मंत्रिमंडल का, तो यही मैं एक इस बात और आपको बता देना चाहूंगा कि ये मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख जो है संविधान में नहीं था। संविधान में मंत्रिपरिषद ही था, मंत्रिमंडल नहीं था। लेकिन बाद में जो है इसका उल्लेख किया गया 352 के तहत। आज जो है एक बार संविधान में मंत्री अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल का उल्लेख आप पाएंगे। ठीक है। किचन कैबिनेट यानी कैबिनेट मंत्रियों में भी कुछ विश्वस्त लोगों का समूह उस अच्छा, किचन कैबिनेट में कुछ विश्वस्त कैबिनेट मंत्री तो आ ही जाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री के अन्य जो विश्वसनीय लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं, वो भी किचन कैबिनेट का पार्ट हो सकते हैं। और ये सत्ता का केंद्र बिंदु है, यानी सारे औपचारिक निर्णय इस किचन कैबिनेट की से कंसल्ट किए बगैर नहीं लिए जाएंगे। यानी कैबिनेट में भी किचन कैबिनेट, और उस किचन कैबिनेट में कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्री होंगे, और ये भी हो सकता है कि उसमें कैबिनेट के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वस्त लोग भी हो। ठीक है। यह लगभग 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। सत्ता का केंद्र बिंदु यानी निर्णय लेने वाली सत्ता कौन? कैबिनेट। और उस कैबिनेट में भी कौन? किचन कैबिनेट, यानी उसका जो है केंद्र बिंदु। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये है किचन कैबिनेट, और ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो अब इस टॉपिक को हमने डिटेल में इसका एनालिसिस किया, प्रीलिम्स के हिसाब से इसे उपयोगी कैसे बनाएंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का जवाब कैसे हम इन जानकारियों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं या दे सकते हैं, ये हम अपने पेपर एनालिसिस क्लास के अंतर्गत देख लेंगे। अभी के लिए हम इजाजत चाहेंगे। दिस इज योर अनअकैडमी, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बात और कह दूं कि किसका डर है, क्यों बेकरार हो तुम, बर्क हो फूल हो शरार हो तुम, जिसमें खिलते हैं अजमतों के फूल, उसी मिट्टी की पैदावार हो तुम। सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, और आप जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, और हर दिन आप जो है एक कदम आगे ही खुद को पाएंगे, हर गुजरते हुए दिन के साथ तैयारी को निखरता हुआ देखेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े तो अपने और अपनों को शेयर करिए, और उनके सपनों के सफर को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ जोड़िए। मैं हूं आपका दोस्त वेद शुक्ला, जो फिलहाल के लिए आपसे चाहता हूं इजाजत। फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।